हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिष्ठा के विद्यालय में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ क्लास 6 के स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो, एंड दैट इज द मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब एवरीडे लाइफ में आप जैसे कि बीनने का, जो सेपरेट करने का जो मेथड है किसी भी चीज को, वो क्या है आपकी एवरीडे लाइफ में। स्पेशली जब आप कुछ जैसे कि फूड वगैरह से रिलेटेड कोई चीज होती है तो आप उसको क्या कैसे बीनते हैं या कैसे सेपरेट करते हैं उसके अंदर की इम्प्योरिटीज को फूड से, इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे कि जब भी कोई चीज जिसमें कि मान लीजिए चावल हुई या दाल हुई जिसमें कि इम्प्योरिटीज मिली होती है, कंकड़ पत्थर थोड़े बहुत मिले होते हैं या कुछ भी मिला होता है, तो क्या होता है कि हम उसको एक उस मिक्सचर को हमेशा ही हम हैंड पिकिंग से हटाते हैं वहां की इम्प्योरिटीज। मतलब आप क्या करते हैं, चावल को बीनते हैं, दाल को बीनते हैं, मतलब हाथ से उसके अंदर की इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। कंकड़ पत्थर जो भी दाल या चावल में रहता है आप उसको हाथ से हटाते हैं। तो जो हाथ से हटाने की प्रोसेस होती है, चाहे वो गेहूं से हो या राइस से हो, मतलब दाल से हो, तो बेसिकली उसको बोल देते हैं हम लोग हैंड पिकिंग। बेसिकली ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब आप हैंड पिकिंग तभी कर पाओगे जब आपको वो सामने सामने दिख रहे होंगे और आपके हाथ में आने लायक होंगी। अगर हाथ में आने लायक नहीं होंगी तो आप हैंड पिकिंग नहीं कर सकते। हैंड पिकिंग का मतलब है जो इजिली हाथ से उठ जाए एंड आपको सेपरेट दिखे कि हाँ ये इस कलर की है, ये अलग है, चावल नहीं है, ये उसके अंदर की इम्प्योरिटीज है वो आपको शेप में दिखे, समझ में आए। ऐसा ना हो कि वो चावल की तरह ही लग रही है, तो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे डिफरेंस की क्या है क्या नहीं है, एंड फिर आप चावल ही उठा उठा के फेंकना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली जो हैंड पिकिंग होती है वो तभी हो पाती है जब आपको जो इम्प्योरिटीज है वो दिखें, वो डिफरेंट हो कलर में और थोड़ा सा हाथ में आने लायक हो। अब देखिए क्या होता है बेसिकली, क्या होता है कि जो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक थ्रेशिंग की प्रोसेस होती है। मतलब हम मेथड ऑफ सेपरेशन में अभी तक हमने हैंड पिकिंग समझा, मतलब हाथ से उठाने की प्रोसेस, हाथ से इम्प्योरिटीज को अलग करने की प्रोसेस। अब क्या होता है, अब एक थ्रेशिंग प्रोसेस होती है। थ्रेशिंग में क्या होता है, बेसिकली जो स्टॉक्स होते हैं, ये लंबे लंबे से डंडे ऐसे, इनसे क्या होता है, हम अनाजों को, जैसे अगर आप कभी खेतों में गए हो तो गेहूं वगैरह होते हैं या फिर जो जौ वगैरह होते हैं, तो उनसे क्या होता है जब उनको उनसे मतलब जो अनाज होता है उनसे गेहूं को अलग करने के लिए या फिर जौ वगैरह को अलग करने के लिए, धान धान जो होता है जिससे चावल निकलता है, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी ये जो स्टॉक्स होते हैं लंबे लंबे से जो खड़े रहते हैं, इसको क्या करते हैं, बेसिकली इनका एक गट्ठर बनाते हैं और उनको लकड़ी पर पीटते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा हमारा जो बेसिकली जो चावल होता है, मतलब जो धान होता है और जो गेहूं होता है, वो सब अलग निकलते चले जाते हैं एंड ये जो इसके जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा करते हैं क्या, क्योंकि क्या है, थ्रेशिंग की प्रोसेस है, आप गेहूं को हाथ से नहीं बीन सकते उसके स्टॉक से निकालने के लिए। कभी आप गेहूं के खेत देखिए जाकर, वहां पे क्या होता है, वो स्टॉक्स में लगे रहते हैं ऊपर के साइड में, अपर पोर्शन पे। उसी तरह से धान भी होता है। तो इन सब से क्या होता है, धान से चावल या एक तरह से धान को उसके स्टॉक से अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे थ्रेशिंग का प्रोसेस करते हैं। ये गेहूं को अलग करने के लिए थ्रेशिंग का प्रोसेस करते हैं। और एक चीज और भी होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रेडिशनली एक सूप का यूज करते हैं, बहुत ही हैवियर और लाइटर कंपोनेंट के मिक्सचर को आपस में अलग करने के लिए। अगर हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट आपस में मिक्स है, मतलब मान लो थोड़ी बहुत झाड़ सी होती है जो बहुत लाइट वेटेड लीव्स होती हैं, कुछ होता है, और आपके पास चावल है या आपके पास में गेहूं है, उसमें वो सब मिक्स है, मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत बहुत लाइट वेटेड कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स है, मतलब मान लो घास मिक्स है, मान लो कुछ भी जो उसके स्टॉक्स होते हैं उसके कुछ पार्ट रह गए हैं, अगर वो मिक्स हैं तो आप उनको हैंड से सेपरेट नहीं कर सकते, वो इतनी इतनी इजिली हैंड में नहीं आते। तो हम उसको क्या करते हैं, एक सूप होता है जो कि बांस का बना होता है, बांस के पेड़, बेसिकली जो बांस होता है, बैम्बू ट्रे उसको वो बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि उसका यूज करते हैं हैवियर, मतलब आपका चावल या गेहूं को लाइटर कंपोनेंट, मतलब जो उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हैं वो काफी लाइट वेटेड है, अगर मान ली पत्तियां हैं या कुछ घास फूसा है, तो उनको हैवियर लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स को आपस में बेसिकली सेपरेट करने के लिए उनके मिक्सचर को हम सूप का यूज करते हैं। और अगर स्टॉक से हमें ग्रेन निकालना है तो हम थ्रेशिंग का यूज करते हैं।
अब आप एक चीज और समझिए, हाँ, जो बेसिकली जो हस्क होती है, हस्क का मतलब वही होती है घास फूस थोड़ी बहुत जो रह जाती है, बेसिकली वो रहती है। अब एक और प्रोसेस होती है सेपरेट करने की, विनोइंग। अभी तक हमने कौन कौन से प्रोसेस पढ़ ली? हैंड पिकिंग पढ़ लिया हमने, हमने थ्रेशिंग पढ़ ली, हमने जो बेसिकली सूप का जो यूज करते हैं वो पढ़ लिया। अब हम विनोइंग के बारे में जानेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो हस्क होती है, मतलब जो हस्क जो इम्प्योरिटीज होती है घास फूस वाली, वो बहुत हल्की सी होती है ना। एंड जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बेसिकली हैवियर होते हैं, ठीक है। बट जो विंड होती है, विंड मतलब जो हवा होती है, कभी क्या होता है कि हवा के डायरेक्शन में जो सूप होता है, आप अगर सूप को ऊपर से नीचे की तरफ हिला हिलाकर थोड़ा सा सूप से गिराएंगे अगर आप अपने ग्रेन को और उसमें रिलेटेड इम्प्योरिटीज को, तो क्या होता है जो हस्क जो इम्प्योरिटी होती है वो उड़ जाती है हवा की डायरेक्शन में, और जो ग्रेन होते हैं वो प्रॉपर नीचे निकल के आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है बेसिकली हस्क लाइट वेटेड, जो इम्प्योरिटी है वो लाइट वेटेड है। अगर आप एयर की डायरेक्शन में सूप को लेकर जाएंगे एंड उसको ऊपर से हिलाना स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, जो हैवी कंपोनेंट होता है वो नीचे निकलता चला जाता है, और जो लाइट वेटेड कंपोनेंट होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है। तो इसमें जो हस्क होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है, मतलब। और इस प्रोसेस को, मतलब सूप से नीचे इस तरह से मिक्सचर को गिराने की जो प्रोसेस होती है, एंड विंड के थ्रू जो इनको सेपरेट करने का, इम्प्योरिटीज को अलग करने का जो मेथड होता है, उसको बोल देते हैं विनोइंग। विंड के थ्रू जो अलग करता है बेसिकली मेथड। The method of separating heavier and lighter components by wind or blowing air is called winnowing. Winnowing के मतलब यही होता है कि हम जब heavier and lighter component को basically एक दूसरे से with the help of wind अलग करते हैं, या blowing air के थ्रू हम उसे अलग करते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं winnowing। तो बेसिकली एक और मशीन चलती है टेक्नोलॉजिकली, अगर देखा जाए थ्रेशर मशीन कहते हैं। थ्रेशर मशीन जो होती है बेसिकली, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि थ्रेशिंग क्या होता है, उनको पटक पटक कर लकड़ी के एक लॉग पर पटकते रहते हैं ताकि अनाज अलग हो जाए। आजकल क्या है, उसके लिए थ्रेशिंग मशीन आने लग गई है। थ्रेशिंग मशीन के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं बहुत इजीली, कि अनाज को अलग करने का प्रोसेस। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हर चीज जो है ना, सारी इम्प्योरिटीज आप हैंड पेंटिंग से नहीं दूर कर सकते, या सारी इम्प्योरिटीज आप, क्योंकि आप सारी इम्प्योरिटीज सूप से या विनोइंग से भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो प्योर मिक्सचर होता है वो भी लाइट वेटेड होता है, या वो भी बहुत महीन होता है, और जो बेसिकली जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी थोड़ी बहुत, मतलब लाइट वेटेड होती हैं, पर साइज में डिफरेंस होता है। तो क्या होता है बेसिकली, इसके लिए हम सीविंग का यूज करते हैं। जो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए वो बहुत ज्यादा महीन सा होता है, बहुत ही ज्यादा बेसिकली एकदम ही महीन सा थिन सा रहता है। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो थोड़ा साइज में, जो प्योर प्योर मटेरियल होता है उससे थोड़ा साइज में बड़ी होती है। तो जब हम सीविंग का यूज करते हैं, मतलब छन्नी का, तो क्या होता है, हमारा प्योर मटेरियल नीचे गिर जाता है, और जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो बेसिकली ऊपर बनी रहती हैं, जो कि साइज में होती हैं। क्योंकि हम उसे हैंड पिकिंग से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्योर मटेरियल जो है ना, वो मोस्टली हमारे हाथ में आएगा, ना कि वो इम्प्योर मटेरियल, क्योंकि वो ज्यादा होता है और वो बहुत महीन होता है। तो आप उससे इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सीविंग का यूज करते हैं। सीविंग में क्या होता है, बेसिकली जो आटा होता है या रवा होता है, अगर आप उसको छान कर यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो रवा या आटा जो होता है वो प्रॉपर नीचे थाली में गिरता है, एंड जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी, वो बेसिकली उसी छन्नी के अंदर रह जाती हैं। तो बेसिकली सीविंग को हम तब यूज करते हैं जब हम सॉलिड सॉलिड मिक्सचर लेते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा आटा होगा बहुत महीन होगा, मतलब आप उसको हाथ से नहीं इजीली पकड़ सकते, पर उसके अंदर की इम्प्योरिटीज का थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, तो हम आटे को छान कर नीचे निकालते हैं, एंड जो इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर ही रहती है, चाहे कीड़े हो या कुछ भी हो उसके अंदर, एनीथिंग। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप सीविंग का यूज कर रहे हैं तो दोनों का ही सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होना बहुत जरूरी है, एंड डिफरेंट साइजेस का होना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर। बेसिकली साबरमती आश्रम किस लिए फेमस है, ये एक क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या था कि साबरमती आश्रम को, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, वो बेसिकली महात्मा गांधी का घर रहा है फ्रॉम 1917 टू 1930। एंड दांडी मार्च, बहुत ही फेमस एक मार्च रहा है, साल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च। दांडी मार्च जो 1930 में हुआ था, बेसिकली उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो साबरमती आश्रम रहा है।
ब्रिटिश के सॉल्ट लॉज के अगेंस्ट ये मार्च किया गया था एंड दांडी मार्च था बेसिकली। इंडियन फ्रीडम फ्रीडम का स्ट्रगल था ये, और ब्रिटिश का जो साल्ट रूल था उसके अगेंस्ट ये मार्च किया गया था साबरमती आश्रम से। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दांडी मार्च के लिए साबरमती, पॉइंट याद रखिएगा कि दांडी मार्च बेसिकली साबरमती आश्रम जो है वो दांडी मार्च के लिए फेमस है। तो अब एक और क्वेश्चन उठता है कि नमक कहाँ से मिलता है, हमें जो कॉमन साल्ट होता है वो कहाँ से मिलता है। बेसिकली दोस्तों हमें कॉमन साल्ट जो है ना वो सी वाटर से मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है। इसमें क्या होता है, नमक का मिक्सचर होता है समुद्र के पानी में, और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि डिजोल्व होते हैं पानी में। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, साल्ट को लेने के लिए हम छोटी छोटी सी पिट्स बनाते हैं, उसमें समुद्र के पानी को डालते हैं। पिट्स मतलब गड्ढे होते हैं, देखिए जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, छोटे छोटे जो पिट्स बना दिए गए हैं और इसमें साल्ट के पानी को हमने डाला है। ठीक है, और सनलाइट में रखते हैं, हवा में रखते हैं कुछ दिन के लिए, तो जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है और बेसिकली सॉलिड मिक्सचर जो है वो नीचे रह जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक नमक को बेसिकली हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम छोटे छोटे पिट्स बनाकर उसमें सी वाटर को ऑब्टेन करते हैं एंड कुछ टाइम के लिए रख देते हैं धूप के नीचे। तो जाहिर सी बात है एक नेचुरल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन वो होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। तो क्या बचता है, नीचे से सॉलिड इज मिक्सचर बचता है एंड वो सॉलिड मिक्सचर जो है वो फर्दर प्योरिफिकेशन के थ्रू उस सॉलिड मिक्सचर से हमें नमक मिल जाता है। सांभर लेक जो राजस्थान में है बेसिकली, उसमें भी कॉमन साल्ट मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो जो सांभर लेक है राजस्थान में उसमें हमें मिलता है कॉमन साल्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट नहीं, अगर आप देखें तो आपने कभी ऑब्जर्व भी किया हो कि मतलब क्या होता है कि जब आप डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं तो कभी कभी ना उस पे व्हाइट पैचेस दिख जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी में। तो वो पैचेस कैसे बनते हैं, बेसिकली दोस्तों वो पैचेस होते हैं पसीने में जो नमक मिला होता है हमारा, बेसिकली जो पसीना होता है, हमारी जो स्वेटिंग होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली साल्ट होता है एंड साल्ट की वजह से वो व्हाइट पैचेस हमें हमारी बॉडी पे दिखते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जब बॉडी से पसीना जो सिक्रेट होता है तो वो हमारे कपड़ों में लगता है एंड वो कुछ टाइम बाद ठंडा होके क्या होता है, पसीने का जो वाटर होता है वो तो वेपराइज हो जाता है, बचता क्या है, नमक उसके अंदर जो बचता है बेसिकली वो व्हाइट पैचेस छोड़ देता है हमारे कपड़ों पे। आपको बस एक उन्होंने ये डिजाइन बताई है, मतलब किसी भी उसमें, कि अगर आप क्या करते हैं कि एक नमक से भरा हुआ एक सॉल्यूशन ले लीजिए पानी का, उसके बाद क्या करिए कि आप उसको बेसिकली उससे क्या है कोई भी डिजाइन बना दीजिए कहीं पे भी, मतलब उस सॉल्यूशन से आप कोई भी किसी भी तरीके का कुछ क्रिएट कर दीजिए आर्ट टाइप का, फिर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो जो पानी है वो तो उड़ जाएगा, जो व्हाइट पैच है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट इज ऑफ बेसिकली सॉल्ट। अब बेसिकली एक और है, एक चीज बताई गई है, बेसिकली क्या हुआ कि जो होलिस्टिक हेल्थ और मेडिसिन है बेसिकली इंडियन सिस्टम में, जो आयुर्वेदा होता है उसमें हर्ब्स को या फिर प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनको हम लोग रेमेडीज की तरह यूज करते हैं। बेसिकली किसी भी बीमारी, किसी भी चोट तकलीफ के लिए हम आयुर्वेदा में प्लांट्स के ही हर्ब या पार्ट को यूज करते हैं, जैसे कि रूट को यूज कर लेते हैं, लीफ को, फ्लावर को, सीड्स को यूज करते हैं। बेसिकली पहले इनको छाव में सुखाते हैं, फिर उनको बेसिकली ताकि मतलब उनका जो इवेपोरेशन है वो हो जाए वाटर वाटर का, उसके बाद में बेसिकली उनको मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको अभी ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया मेथड ऑफ सेपरेशन में, बेसिकली विनोइंग, थ्रेशिंग एंड हैंड पिकिंग एंड सीविंग, सब कुछ, एंड नमक कैसे बनता है, दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम क्या है, एंड थ्रेशिंग की मशीन है आजकल जो आने लग गई है वो क्या है, थ्रेशिंग में क्या होता है, विनोइंग में क्या होता है, एंड नमक कैसे बनता है, एंड जो व्हाइट पैचेस होते हैं वो क्या है। बेसिकली मैंने आज के टॉपिक में ये सब आपको पढ़ाया है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो माइंड में, एंड अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।